ये एक रेजोनेंस का डायग्राम है जिसमें ये वाली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग इस फ्रीक्वेंसी पर हुई और इससे ये करंट बनी आई नॉट। आई नॉट करंट के साथ पावर बनी, पावर आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर। उसके बाद इस करंट की वैल्यू को हमने कम किया, पावर भी कम हो जाएगी। इसके साथ वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी ने इतनी करंट दी तो इसकी भी पावर बनेगी। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी ने इतनी करंट दी तो इसकी भी पावर बनेगी। अब हमको इसकी आवाज आएगी, इसकी आवाज भी आएगी, इसका साउंड भी आएगा, तीनों का साउंड हमको आएगा। इसका साउंड सबसे ज्यादा, इसका उससे कम और इसका उससे कम, लेकिन तीनों साउंड हमको सुनाई पड़ेगी क्योंकि हर करंट अपना अपना पावर बनाएगी, साउंड बनाएगी। हम चाहते हैं कि हमको एक ही साउंड आए और दूसरे की आवाज मत आए, तो उसके लिए हमने टेस्ट करके देखा कि दूसरे का साउंड कब नहीं आएगा। तो उसका आंसर हमको ये मिला कि दूसरे का साउंड तब नहीं आएगा जब उसकी पावर मैक्सिमम पावर के हाफ होगी। कितनी होगी? हाफ या उससे कम। अब अगर इस पावर को हमने हाफ पी करना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो उस समय करंट कितनी हो जाएगी? तो आंसर है हाफ पावर के लिए करंट हो जाएगी आई नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करिए, क्या हुआ? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। आई नॉट स्क्वायर आर क्या है? पावर अपॉन 2 होने से क्या हो गया? पावर अपॉन 2, हाफ पावर। तो हाफ पावर कब होती है? जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? आई नॉट अपॉन √2, दैट इज 0.707 आई नॉट। तो यहां पर ये वाली जो करंट है, दिस इज आई नॉट अपॉन √2, ये वाली करंट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसके बाजू वाली फ्रीक्वेंसी, ये कितनी करंट देती है? हाफ पावर के ऊपर। ये वाली फ्रीक्वेंसी इतनी करंट देती है हाफ पावर के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली कितनी करंट देती है? हाफ पावर। ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी करंट देती है? हाफ पावर से कम। तो हमें किस किस का साउंड सुनाई पड़ेगा, किस किस का सिग्नल हमको मिलेगा? इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। ये सारे सिग्नल हमको मिलेंगे और इससे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इसका भी सिग्नल हमको मिलेगा, इसका भी सिग्नल मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज के साउंड हमको सुनाई पड़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे ऊंचा वही है ओमेगा नॉट वाला, पर बाकी ऊंचे नहीं हैं, कुछ तो हैं, तो वो हमको डिस्टर्ब करते हैं। हम जब ऐसे डिस्टर्बेंस होता है, वी से द ट्यूनिंग इज वेरी बैड, ये बेकार ट्यूनिंग कहलाती है। तो अच्छी ट्यूनिंग किसे कहेंगे? अच्छी ट्यूनिंग उसे कहेंगे, देखिए किस तरह से अच्छी ट्यूनिंग होगी। एक तो पहली चीज ये है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्टेशन हैं वो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी के इतने नजदीक नहीं होनी चाहिए। स्टेशन बनाएंगे ही ऐसा कि एक फ्रीक्वेंसी अगर 400 है तो दूसरी 300 मत हो, 200 हो, तीसरी फ्रीक्वेंसी 600 हो, 200 का गैप कर दिया। तो अगर हमने इसकी बजाय डायरेक्ट यही फ्रीक्वेंसी ली और ये नहीं आई तो ये वाला डिस्टरबेंस नहीं होगा हमको। ये एक ये फ्रीक्वेंसी है, एक ये फ्रीक्वेंसी है, फिर भी इसका थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। ये बात समझ में आ रही? तो एक चीज हम याद रखते हैं, इन आवर ट्रांसमिटिंग स्टेशंस we are keeping frequencies quite apart, we are keeping quite gap in the frequencies so that they do not disturb each other.
हमारे शहर में जो एफएम रेडियो चलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, किसी को मालूम है? एफएम रेडियो, एक एफएम रेडियो चलता है 100.1 मेगाहर्ट्ज, दूसरा बिलासपुर से आता है 98 मेगाहर्ट्ज, 98.3 या 4 ऐसे, 94.3, और एक और भी है 98, 94, 98 एंड 100 मेगाहर्ट्ज। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6। तो कितना कितना गैप हो गया? कम से कम गैप है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 20 लाख फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस रखने से एक की फ्रीक्वेंसी अगर यहां आएगी तो 20 लाख वाट के बाद यहां आएगी, तो इसकी पावर नहीं आएगी और हमको सिर्फ इसकी आवाज आएगी जब हम अपने सेट का सी इस तरह से सेट करते हैं कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 101 बन गई, तो वो 101 वाले को ट्यून करेगा, 98 वाले को नहीं करेगा, 94 वाले को भी नहीं करेगा। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी 98 कर ली तो ऐसा ग्राफ बनेगा, वो 100 वाले को नहीं करेगा। समझ आया? ओके। तो पहली चीज, पहला नियम, वी कीप ए पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन दी सप्लाइड frequencies so that every frequency will produce a power which is quite far away and there is no difference, there is no disturbance to each other। उसके बाद भी ये तो वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम बना रहे हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं जो अपने आप कहीं ना कहीं से बनकर आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी आकर भी हमको डिस्टर्ब कर सकती हैं और ये डिस्टर्ब करती हैं। ओके, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट का डायग्राम देखिए, वो सर्किट का डायग्राम इस तरह से होगा, ये। अब इस सर्किट में यही ट्यूनिंग है, ये इसका I0 है। अगर ये इसका I0 है तो इसका 0.7 I0 कहाँ? तो हमने कहा इसका 0.7 I0 यहाँ। अगर यहाँ है 0.7 I0 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज, ये इतनी फ्रीक्वेंसीज हमको डिस्टर्ब कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। पहले क्या हो रहा था? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज, इतनी फ्रीक्वेंसीज हमको डिस्टर्ब करती थी, अब सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब करती हैं। तो सर्किट नंबर 1 ज्यादा साफ रहेगा या सर्किट नंबर 2? सर्किट नंबर 2 ज्यादा साफ रहेगा, क्योंकि उसमें हाफ पावर वाली फ्रीक्वेंसी का नंबर कम हो गया, ये सर्किट ज्यादा साफ हो गया और इसको हम कहेंगे दिस क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग इज बेटर, दिस क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग इज बेटर, और ये हमको ज्यादा अच्छा साउंड देगा, क्योंकि ये वाले डिस्टर्बिंग, इधर से जितना डिस्टर्बेंस था इतनी फ्रीक्वेंसीज का, इतनी फ्रीक्वेंसीज का, ये डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। उसके बाद हमने एक तीसरा रेडियो खरीदा, उस रेडियो का जो डायग्राम था फ्रीक्वेंसी का, देखिए वो डायग्राम ऐसा था, ये उसका रेजोनेंस ग्राफ है, मान लीजिए दिस इज ए वेरी गुड वन, जो हमारे कार में लगे रहते हैं, उस तरह का सर्किट है ये। फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है। जब हम इस स्टेशन को लगाते हैं तो इसके साथ साथ किसकी आवाज आएगी? तो आंसर है 0.7 I0 कहाँ है? ये है I0 फुल पावर I0, ये इसका हाफ 0.7, ये 0.7 I0 और ये कैसी है? हाफ पावर। अब इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ है? तो आंसर है यहां से ये और यहां से ये, इतनी फ्रीक्वेंसीज जो हैं यहां से लेके यहां तक,
ये सब फ्रीक्वेंसीज क्या बनाएंगी? हाफ पावर। इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज बना रही थी? हाफ पावर। उससे पिछले वाले एग्जाम्पल में इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज बना रही थी हाफ पावर। ये सब की आवाज हमको आ रही थी। इसके बाद वाले में इतने का साउंड आ रहा था, अभी सिर्फ इतने का साउंड आएगा, बस। इधर का कोई साउंड नहीं, इधर का कोई साउंड नहीं। अभी साउंड कैसा हो गया? ज्यादा क्लियर कि ज्यादा खराब? ज्यादा क्लियर हो गया। एंड वी से द ट्यूनिंग इज बेटर। ये ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी हुई। इस तरह से आप देखते जाते हैं कि जैसे जैसे ये नोक बन रही है और इस नोक की शार्पनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी होते जाती है। तो इसको हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। व्हाट इज दिस नोन एज? शार्पनेस। So, circuitry has best quality. It's best quality of tuning. और इसी को हम क्या कहेंगे? Sharpest tuning. इसकी शार्पनेस कैसी है? मैक्सिमम। तो इसके लिए हम दो शब्द बनाते हैं। मैथमेटिकली वी विल से क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग, और मैथमेटिकली हम इसके लिए एक कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज नोन एज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज क्वालिटी फैक्टर। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उतनी उसकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर को निकालने के लिए उसकी कैलकुलेशन देखिए। क्वालिटी फैक्टर की कैलकुलेशन, क्वालिटी फैक्टर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो सर्किट है, दैट सर्किट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। ये, और यहां पर हम डिफरेंट सप्लाईज देंगे। जब हम ट्यूनिंग कर लेंगे तो XL और XC बराबर हो जाएगा, VL और VC बराबर हो जाएगा। ये आपने देखा हुआ है ट्रायंगल में। दिस इज डायरेक्शन ऑफ I, दिस इज VR, और ये है VL और ये है VC। ये आपको याद है, अलग अलग फेज में डेवलप होते हैं। रेजोनेंस में बताइए, रेजोनेंस में VL माइनस VC कितना होगा? 0। अगर 0 है मतलब ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल। VL और VC कैसे हो जाते हैं? इक्वल। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। VL की वैल्यू कितनी होती है? वी नो दैट VL इज इक्वल टू I इंटू XL, और VC दिस इज I इंटू X। ये इनकी वैल्यूज होती हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर EMF प्रोड्यूस होंगे, सॉरी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। कहाँ कहाँ? यहाँ पर इन दोनों के एंड्स में और इन दोनों के एंड्स में। इसके बीच में जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? इसके बीच में जो होगी VC, और इसके बीच में जो होगी दैट इज VR। ये जो है ये कितनी है? V। अब एक छोटी सी चीज बताइए, अभी तक का आपका नॉलेज क्या कहता है? जिस समय रेजोनेंस हो चुका है उस समय V किसके बराबर होगा? टोटल V। VL और VC ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो V किसके बराबर बचा? यस। तो ये याद रखिए, एट रेजोनेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एट रेजोनेंस V इज इक्वल टू VR। जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वही फुल वोल्टेज है। ठीक है, ये होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? यहां से सिग्नल लेते हैं या यहां से सिग्नल लेते हैं।
यहां से सिग्नल लेके हमने अपना आगे का सर्किट बनाया जिसमें कैपेसिटर लगाएंगे। तो स्पीकर लगाने के लिए हम ये वाला पॉइंट चुनते हैं, ये दोनों से ऐसे ले जाकर यहां पर सर्किट बनाएंगे और इस सर्किट से आगे स्पीकर ले जाएंगे। तो उसको कौन सी वोल्टेज मिलेगी? द वोल्टेज विच इज अक्रॉस VC। या ये दोनों पॉइंट लेंगे तो उसको कौन सी वोल्टेज मिलेगी? द वोल्टेज अक्रॉस VL। यहां पर कौन सी वोल्टेज है जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं? ये वोल्टेज कहां से आ रही है? ये उस सिग्नल से आ रही है जो हम पकड़ रहे हैं, जिसके साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं। ओके, वहां से वोल्टेज आती है, वो वोल्टेज इसके अक्रॉस है। ये वाली वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि VL I इंटू XL होती है और ये होता है I इंटू L ओमेगा। अगर हम L को बढ़ाते जाएंगे तो VL अपने आप बढ़ता जाएगा। L बढ़ाना तो हमारे हाथ में है, अच्छा इंडक्टर यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर ऐसा यूज करें जिसकी I अपॉन C ओमेगा, जिसके C की वैल्यू कम होती जाए, तो ये वोल्टेज कैसी मिलेगी? हाई वोल्टेज मिलेगी। इस तरह से हम यहां से एक हाई वोल्टेज ला सकते हैं। अब वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छी ट्यूनिंग के लिए क्या चाहिए? हम चाहते हैं अच्छी ट्यूनिंग के लिए अगर इसको थोड़ी सी भी वोल्टेज हम सप्लाई करें तो हमारे स्पीकर में वोल्टेज खूब ज्यादा आनी चाहिए। छोटा सा सिग्नल ऊपर से आया और हमारे पास अच्छी ऊंची आवाज आई तो हम क्या बोलेंगे? रेडियो बड़ा अच्छा है, ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। तो ट्यूनिंग की जो हमने डेफिनेशन बनाई, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर, Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस R, क्योंकि पूरी वोल्टेज अक्रॉस R के बराबर होती है। ओके, तो ये वोल्टेज सप्लाइड और ये वोल्टेज जो हमने बाहर अपने स्पीकर में ली, ये जितनी ज्यादा होगी उतना हम बोलेंगे क्वालिटी अच्छी है। ये फॉर्मूला हमने बनाया किसका? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला नोट करिए, Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L और C किसके बराबर होता है? I L ओमेगा। कोई भी एक ले लीजिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो ये हमने ले लिया I L ओमेगा, I L ओमेगा डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस R, I इंटू R। ऐसा हो गया। अब जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। तो ये हो गया I कैंसल, दिस इज L और ओमेगा की जगह लिखना है 1/√LC और ये R, एंड दिस इज इक्वल टू L√L। तो यहां आ गया √L, ये R, तो वी कैन राइट इट 1/R√L/C। ये हमारा फॉर्मूला आया किसका? क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर। तो ये Q फैक्टर का 2 लाइन का डेरिवेशन है। डेरिवेशन याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो कम से कम फॉर्मूला याद रखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर किसी भी सर्किट में इससे फैसला होता है 1/R√L/C। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतने हमारे सर्किट की क्वालिटी अच्छी होगी। और अच्छी क्वालिटी किसको कहते हैं ये अब आप लोग समझते हैं कि हमको आसपास से डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सिर्फ उसी की आवाज आएगी जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज हम सुनना चाहते हैं। दिस इज क्वालिटी। ओके, तो ये Q फैक्टर, इसको नोट करिए। ओके, अब इस क्वालिटी फैक्टर को निकालने का हमारे पास एक और तरीका भी है, उसको देखिए। वो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? ओके, जब हम किसी सर्किट को बनाते हैं, ट्यूनिंग करते हैं,
तो हमको बहुत एक बैंडविड्थ हमको मिलती है जिसका साउंड हमको सुनाई पड़ता है या जिसके सिग्नल हमको मिलते हैं। दिस इज ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। यहां से पावर P है, हाफ पावर मान लीजिए यहां पर आती है, यहां से यहां तक का ये सारे फ्रीक्वेंसीज का साउंड हमको मिलने वाला है। क्यों? इन सब की ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, सबका साउंड हाफ पावर से ज्यादा है, इसलिए ये सबका साउंड हमको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमको कम से कम सुनाई पड़े, ये डिस्टरबेंस हमको कम से कम हो, तो उसके लिए ये बेस को छोटे से छोटा होना चाहिए और हाइट को बड़े से बड़ा होना चाहिए। इसलिए क्वालिटी फैक्टर का एक दूसरा फॉर्मूला हमने बनाया। ये यहां से इधर ये साइड बैंड, दिस इज डेल्टा ओमेगा, और इधर से इधर भी कितना है? डेल्टा ओमेगा। तो ये जो है 2 डेल्टा ओमेगा, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। यानी ये फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई पड़ेगी, ये भी सुनाई पड़ेगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो यहां से लेके यहां तक जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं सबका साउंड हमको सुनाई पड़ेगा। तो ये मिलाकर एक फ्रीक्वेंसीज का एक बेल्ट बन गया, एक पट्टा बन गया, उसको क्या बोलेंगे? बैंड। तो ये जो बैंड है, इस बैंड की सारी फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, जो हमको सुनाई पड़ने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि ये बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल की शार्पनेस ज्यादा हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है, दिस क्वालिटी इज ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। मैसेज वो होते हैं जिनके साउंड हमको सुनाई पड़ेगी, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसीज। तो जितनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना हमारी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर क्वालिटी। तो जितना ये ज्यादा होता जाएगा उतने हमारे सर्किट की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी, ट्यूनिंग सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर। ट्यूनिंग सर्किट किस काम में आता है? फिर से, टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर बीइंग सप्लाइड टू द सर्किट। टू सेलेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या है? सेलेक्टर सर्किट। ठीक है, सेलेक्टर सर्किट कौन सा सर्किट होता है? दिस इज ए LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट में ये किस तरह से काम करता है? दिस विल इंक्रीज द करंट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। How can we change natural frequency of the circuit? By changing L or C. How can we increase the volume of the circuit? By changing R, we can change the current of the circuit. ठीक है? What is quality of a circuit? The least disturbance from different other frequencies is the quality. What is sharpness of quality? The sharpness of the curve. Which curve? Current frequency curve. ये कर्व कौन सा है? This is current and this is frequency.
द शार्पनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी करंट कर्व। Sharpness of frequency this is quality of circuit, the sharpness. Now, how do we calculate sharpness of circuit or quality of circuit in mathematical terms? So, there are two formulas for that. One is the voltage across L or C divided by voltage across R. Voltage across R मतलब क्या है? Applied voltage. Applied. हम जितना अप्लाई करते हैं उससे कितने गुना होकर वो हमको L और C से मिलती है, ये उसकी क्वालिटी बताती है। दूसरा, हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं जो हम FM रेडियो सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती है और जो मीडियम वेव आप लगाते हैं उसकी किलोहर्ट्ज में होती है। किलोहर्ट्ज 10 to the power 3, मेगाहर्ट्ज 10 to the power 6। तो क्वालिटी किसकी ज्यादा अच्छी होगी? 10 to the power 6। जो हम सैटेलाइट से सिग्नल लेकर आते हैं, जो हमारा डिश एंटीना पकड़ता है, वो 10 to the power 9 होता है। उसकी क्वालिटी और भी अच्छी होती है। बहुत दूर से आता है तो उसको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। इस तरह से क्वालिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। द फ्रीक्वेंसी इज मोर, द क्वालिटी इज बेटर। Okay, so this is all about circuits of the LCR series circuit, that is tuning circuit. ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। या एक न्यूमेरिकल आप बनाना चाहेंगे इस पर? ओके, वी हैव 10 minutes टाइम, वी विल मेक वन न्यूमेरिकल ऑल्सो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.10. This says a radio can tune over frequency range of a portion of medium wave broadcast band 800 kilohertz to 1200 kilohertz. Radio 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, इसमें L फिट किया हुआ है 200 microhenry. 200 microhenry. What must be the range of variable capacitor? Find range of variable capacitor. ओके, जब ट्यूनिंग होती है तो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? तो आंसर है, जिस समय ट्यूनिंग होती है उस समय फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हमारे इस रेडियो की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रेंज कहां से कहां तक है? 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज। एक रेंज पकड़िए, 800 किलोहर्ट्ज। अगर 800 किलोहर्ट्ज का हमारा रेडियो है तो 800 किलोहर्ट्ज क्या चीज है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेट। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/√LC। तो आपको 1/√LC पता लग गया, कितना? 800 किलोहर्ट्ज।
ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या दिया है और क्या पूछा है, एल दिया है और सी पूछा है, नो प्रॉब्लम। समझ आया, निकालिए। ये कौन सी वैल्यू आएगी, सी की वो वाली वैल्यू जो किसके लिए चाहिए, 800 के लिए। ऐसे ही एक वैल्यू किसके लिए निकालोगे, 1200 के लिए, तो हमको पूरा रेंज मिल जाएगा कि हमको सी की सेटिंग इससे और इसके बीच में अपने रेडियो में रखनी है। तो उसके बीच फिर आप कोई भी स्टेशन लगा सकते हैं। देखिए ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। किलो के लिए 10⁻3, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6। अब इसके बाद सी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये वाले दो रूल्स के आंसर आएंगे 10⁻⁻12 में, ठीक है। फिर से इसको अच्छे से ट्राई करके देखिए। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूनिंग एंड ट्यूनिंग सर्किट। वी क्लोज इट टुडे।